चलिए जी, तो आज का लेक्चर जो है जो लास्ट कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग रह गए हैं न्यूटन लॉ वाले चैप्टर के, वो हैं। तो पहले अभी जो डिस्कस करेंगे, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग आज स्प्रिंग और स्प्रिंग फोर्सेस के थ्रू। पहले स्प्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद रियल और एपरेंट वेट, थैंक यू जसकीरत, और कुछ रिव्यू प्रॉब्लम्स करेंगे। तो सबसे पहले जरा प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग पे आ जाओ। लाइक स्प्रिंग का कुछ एक डायग्राम है, देखो आप, है ना। तो स्प्रिंग में ये कहा जाता है, फर्स्ट लाइन अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट लाइन में हम लोगों ने ये कहा हुआ है कि इन ऑर्डर टू स्ट्रेच, यानी कि इलोंगेट करे, और टू कंप्रेस, स्ट्रेच या फिर कंप्रेस, इनमें से कोई भी काम अगर करते हो स्प्रिंग को, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम लेंथ, देन अ फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन दैट स्प्रिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कोई भी स्प्रिंग होती है तो उसको अगर आप चाहते हो कि वो इलोंगेट कर जाए, मतलब उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाए या फिर उसकी लेंथ डिक्रीज कर जाए, तो इसके लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। जो फर्स्ट फिगर है, फिगर 1 की तरफ ध्यान दो, ये जो फर्स्ट फिगर है ये वाली, तो यहाँ पर स्प्रिंग है। अभी हम के को इंट्रोड्यूस करेंगे कि के क्या है, बट अभी आप सिंपली ये देखो कि एक नॉर्मली स्प्रिंग है और एक पर्सन है जो उस स्प्रिंग को पकड़ करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट कि अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए एक फोर्स लगाना पड़ता है, दैट मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन द स्प्रिंग। सो ये जो पर्सन आप देख रहे हो यहाँ पर, ये पर्सन बेसिकली इसी पर्पज के लिए है कि ये पर्सन स्प्रिंग को पुल करेगा। तो ये जो आप एफ ऑफ पुल देख रहे हो, ये बेसिकली बाय द पर्सन हो गया। पर्सन इज पुलिंग द स्प्रिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और सेकंड वाली फिगर में, इन द सेकंड फिगर, जो ये सेकंड फिगर है, यहाँ पर बेसिकली हम लोग स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे। सेकंड फिगर में स्प्रिंग को कंप्रेस करना है मुझे एक्स डिस्टेंस से इसको इनवर्ड डायरेक्शन में। ना यहाँ पर स्प्रिंग में बेसिकली एक प्री डिफाइंड लॉ है, मतलब काफी एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये हुक्स लॉ है। और इसको अगर हम रीड करें यहाँ पर कि ये क्या कहना चाहते हैं, हुक्स लॉ यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, इनका ये कहना है कि जब कभी भी आप किसी स्प्रिंग को एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करने का मतलब हुआ कि आप इसको उसकी नॉर्मल लेंथ से इंक्रीज करेंगे। एक्सटेंड करने का मतलब हुआ कि इसको आप स्ट्रेच करो, जो भी उसकी नॉर्मल लेंथ है उससे ज्यादा आप स्ट्रेच करें, या फिर उसको आप कंप्रेस करें, ठीक है, फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। तो इनका ये कहना था हुक्स लॉ का, दैट द स्प्रिंग विल ऑलवेज एक्सर्ट अ फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। अभी हम इसको भी समझाते हैं डिफॉर्मेशन क्या चीज होती है। और डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज इन अ वे टू रीस्टोर द नेचुरल लेंथ। कहना क्या चाहते हैं, देखो आपका फर्स्ट फिगर में इस पर्सन ने अगर स्प्रिंग को पुल किया है, तो आप अगर यहाँ पर ध्यान दो तो हमने उस पुल को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किया है। मतलब स्प्रिंग की जो लेंथ थी वो डेल्टा एक्स अमाउंट प्रीवियस लेंथ से ज्यादा है। पहले उसकी जो भी लेंथ थी, मान ले अगर इसकी टोटल लेंथ आप यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ को अगर आप एल लिख रहे हो, तो नाउ उस स्प्रिंग की टोटल लेंथ इंक्रीज कर चुकी है और अब ये लेंथ एल प्लस डेल्टा एक्स हो चुकी है। कहीं कहीं पर डेल्टा एक्स यूज करते हैं और कहीं कहीं पर सिंपली एक्स भी यूज करते हैं। डेल्टा हटा भी सकते हो आप नॉर्मली इसको एक्स भी कर सकते हो। तो इनका ये कहना था, हुक्स का साइंटिस्ट थे, इनका ये कहना था कि अगर आप स्प्रिंग की जो नॉर्मल लेंथ है एल, उस लेंथ से अगर आप उसको इंक्रीज करते हो बाय सम अमाउंट, जिसको मैंने डेल्टा एक्स इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पर, बाय पुलिंग द स्प्रिंग, तो ये स्प्रिंग अपनी इस एलोंगेशन को, डेल्टा एक्स जो इसने एलोंगेट किया है, स्प्रिंग इस चीज को हमेशा अपोज करती रहेगी। मतलब स्प्रिंग नेवर लाइक दैट समवन कैन चेंज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। सो अगर पर्सन इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करके इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो स्प्रिंग फाइट करता है। और वो फाइट करने के लिए क्या कर रहा है, वो फाइट करने के लिए एक लेफ्ट साइड पर फोर्स एफ अप्लाई कर रहा है, सो दैट कि जितनी उसकी लेंथ थी वापस उतनी लेंथ पे पहुंच जाए। यही चीज यहाँ पर लिखी गई है, यही स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज इन अ वे टू रीस्टोर द नेचुरल लेंथ। यानी कि स्प्रिंग हमेशा फाइट करेगा अपनी लेंथ को वापस पाने के लिए। जिस लेंथ पे था वो एल लेंथ पे था, तो उसकी लड़ाई इस बात की रहेगी कि मेरी लेंथ एल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम लोग उसकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं बाय डेल्टा एक्स अमाउंट या किसी भी अमाउंट से, तो ये स्प्रिंग उसको फाइट करने के लिए लेफ्ट साइड पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। फर्दर हुक्स ने ये भी प्रूफ किया
कि ये जो फोर्स होगा ये एक वेरिएबल फोर्स रहेगा, और ये फोर्स डेल्टा एक्स के साथ साथ, मतलब जितना ज्यादा आप डेल्टा एक्स करोगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा करते जाओगे, आई मीन स्प्रिंग को जितना ज्यादा एलोंगेट करते जाओगे, फोर्स बाय द स्प्रिंग उतना ज्यादा होता चला जाएगा। और उसी को इन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, विच इज एफ इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। मैथमेटिकल फॉर्मूला कन्वर्ट करके कह दिया कि एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। नहीं, अंश आहूजा जी वो बता रहे हैं अभी, वो आइडियल स्प्रिंग्स पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो पहले तो बता दें आपको, आइडियल स्प्रिंग्स है मतलब हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी, प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात नहीं कर रहे। प्रैक्टिकल सिनेरियो में तो स्प्रिंग को अगर आप एक लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेच कर देंगे तो वो वापस नहीं जाती फिर। तो वो एक रियल प्रैक्टिकल सिनेरियो है। अभी हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो मोस्ट आइडियल कंडीशंस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें इन्होंने ये कहा है कि अगर आप स्प्रिंग को एलोंगेट करते हो तो एक फॉर्मूला दिया इन्होंने, एफ इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। अब इस फॉर्मूले में सबसे पहले तो इस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस समझो क्या है। ये जो माइनस साइन लगा रखा है इन्होंने क्या है, तो माइनस साइन जो यहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया है वो इसी बात के लिए रिप्रेजेंट किया है कि स्प्रिंग अपनी डिफॉर्मेशन को हमेशा अपोज करता रहेगा। मतलब कि अगर हम लोग उसको, जो ये नेचुरल लेंथ है इसकी, जहां पर ये नेचुरल लेंथ है, अगर आप इसको x इक्वल टू 0 कह दो, ध्यान से सुनना, नेचुरल लेंथ को x इक्वल टू 0 कहिए, और नेचुरल लेंथ से ज्यादा लेंथ वाली साइड, नेचुरल लेंथ वाले पॉइंट को हम लोग अगर x इक्वल टू 0 कह दे, और नेचुरल लेंथ से इंक्रीजिंग लेंथ, नेचुरल लेंथ से इंक्रीजिंग लेंथ वाली साइड को पॉजिटिव x कहें, और नेचुरल लेंथ से डिक्रीजिंग लेंथ वाली साइड को अगर हम नेगेटिव x कह देते हैं, ये इसका साइन कन्वेंशन है, ध्यान देना। जहां पर उसकी लेंथ नेचुरल है उसको हम 0 मान रहे हैं, जिस तरफ लेंथ इंक्रीज कर रही है वो पॉजिटिव x है, और जिस तरफ लेंथ डिक्रीज करेगी वो नेगेटिव x है। तो इस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज किया है, मतलब हमारी स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल लेंथ से ज्यादा हो रही है, इंक्रीज करके राइट साइड जा रही है। तो बच्चा अभी मैसेज ना करो, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप थोड़ी देर रुक जाओ, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मैं ऑप्शन दूंगा आपको डाउट पूछने का, बस थोड़ा सा वेट कर लो। तो क्योंकि हमारा स्प्रिंग का जो एंड है, मतलब स्प्रिंग का ये जो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट बाय कन्वेंशन पॉजिटिव साइड की तरफ चला गया, मतलब इसके अंदर जो लेंथ इंक्रीज हुई है वो पॉजिटिव है, यानी आप ये कहोगे कि इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है। x का मतलब डेल्टा x, ध्यान दीजिएगा, मैं डेल्टा x लिखूंगा या उसको मैं x भी कर सकता हूं, दोनों का मतलब सेम होगा। कभी कभी डेल्टा x यूज करते हैं और कहीं कहीं पर x यूज करते हैं। तो अगर x पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर माइनस साइन आपसे ये कह रहा है कि इसका मतलब f नेगेटिव साइड आएगा, और इसीलिए जो स्प्रिंग की फोर्स है वो लेफ्ट साइड की तरफ दिखाई जा रही है, विच इज नेगेटिव साइड। स्प्रिंग फोर्स यहाँ लेफ्ट साइड दिखा रहे हैं, मतलब कि माइनस की तरफ जाएगा, वो नेगेटिव साइड की तरफ जाएगा। ये इस माइनस का अपीयरेंस है। इस माइनस को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इस माइनस की वजह से बहुत गड़बड़ होती है, बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है हमारा इस माइनस की वजह से। ये माइनस मैग्नीट्यूड के लिए नहीं है, किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड वैसे भी माइनस नहीं हो सकता कभी। तो ये माइनस सिर्फ आपको ये याद दिलाने के लिए है। आप जब भी इस माइनस को देखोगे तो आपको ये याद आना चाहिए कि स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होता है, ये कैसे मालूम चलेगा। तो इनका ये कहना है कि अगर आप स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करते हो, मतलब कि एक्स पॉजिटिव रखते हो, तो फिर फोर्स नेगेटिव आता है। मतलब कि जब आप लेंथ बढ़ाएंगे तो स्प्रिंग की फोर्स लेफ्ट साइड की तरफ काम करेगी, और अगर हम स्प्रिंग की फोर्स को रिड्यूस करें, अगर हम स्प्रिंग की फोर्स को रिड्यूस कर दें, मैं यहाँ पर एक डायग्राम, यहाँ पर देखो आपके सामने ही डायग्राम बनाता हूँ। अगर हम इसको यहाँ से कंप्रेस कर दें और स्प्रिंग की लेंथ छोटी कर दें, फर्स्ट फिगर में स्प्रिंग को हम लोगों ने कंप्रेस कर दिया मान लीजिए, और इसको हम लोगों ने कंप्रेस किया है बाय द अमाउंट एक्स, एक्स डिस्टेंस से कंप्रेस किया है इसको। तो अगर इस स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करते हो और वो कंप्रेशन इसका एक्स के बराबर है, यहाँ पर फिगर पे ध्यान दीजिएगा, ये कंप्रेशन अगर इसका एक्स के बराबर है, तो कंप्रेस करने का मतलब हुआ कि इसके अंदर जो लेंथ रिड्यूस की है आपने, इसकी जो लेंथ रिड्यूस की है उसको आप एक्स से डिनोट करोगे। बट क्योंकि रिड्यूस कर दिया है लेंथ, तो बाय कन्वेंशन एक्स नेगेटिव है, और जब एक्स नेगेटिव रखेंगे, एक्स की वैल्यू माइनस में रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जिसका मतलब ये होगा कि ये स्प्रिंग इस ब्लॉक के ऊपर राइट साइड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, एफ इस तरफ लगेगा फोर्स बाय द स्प्रिंग।
इन ए सिंपल वर्ड अगर मैं आपसे बात करूं, तो जब आप स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करोगे तो स्प्रिंग जो फोर्स एक्सर्ट करेगी वो अपनी लेंथ को वापस पाने के लिए करेगी। सेम चीज स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस कर रहे हो तब भी उसका वही काम है कि वो अपनी वापस ओरिजिनल लेंथ पे जाना चाहती है और उसके हिसाब से फोर्स लगा रही है। देखिए, कंप्रेस करने के लिए हम लोग इसको लेफ्ट साइड पर पुश करेंगे, मतलब अगर हम चाहेंगे तो हम इसको लेफ्ट साइड पर पुश करेंगे तभी जाकर के ये कंप्रेस होगा। तो स्प्रिंग इसी के साथ फाइट करती रहेगी, क्योंकि हम लोग अगर लेफ्ट साइड पुश करके इसको कंप्रेस करना चाहते हैं तो स्प्रिंग का नेचर है अपनी लेंथ को मेंटेन रखना, मतलब वो ये चाहता है कि मेरी लेंथ कम ना हो जाए। तो वो क्या करेगा, आपकी लेफ्ट साइड वाली पुश को फाइट करेगा उसके साथ, और उससे फाइट करने के लिए स्प्रिंग को जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो हमेशा राइट साइड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये माइनस साइन का मतलब यही है कि जो फोर्स है और ये जो एक्स है ये हमेशा अपोजिट साइड पर मिलेंगे, यानी कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो एफ नेगेटिव आना है, और एक्स नेगेटिव है तो एफ पॉजिटिव आना है। और अगर आप सिंपल वर्ड्स में पूछना चाहते हो कि सिंपल वर्ड में क्या है, तो जो भी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से ज्यादा हो चुकी है वो इनसाइड द स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, यानी कि पुलिंग फोर्स लगाएगी। और अगर आप स्प्रिंग की लेंथ को कंप्रेस करते हो, रिड्यूस करते हो, तो वो स्प्रिंग आपके ऊपर फोर्स जो लगाएगा वो पुश करने के लिए लगाएगा। बिकॉज कंप्रेस करने के लिए आप स्प्रिंग को पुश करोगे तो स्प्रिंग भी आपको पुश करेगी। एलोंगेट करने के लिए पर्सन की वजह से पुल करा जाएगा, तो जब हम लोग स्प्रिंग को पुल करेंगे तो स्प्रिंग हमें पुल करेगी। कुल मिलाकर के हम स्प्रिंग को पुल कर रहे हैं, स्प्रिंग हमें पुल कर रही है। हम लोग स्प्रिंग को पुश कर रहे हैं यानी कंप्रेस कर रहे हैं, तो स्प्रिंग हमको पुश कर रही है, यानी हम लोग पर बाहर की साइड पर फोर्स लगा रही है। बाकी हुक्स लॉ में ये कहा गया है जी अभिज्ञान, हाँ, मतलब जिद्दी स्वभाव के नहीं देखो इसको ये है ना, ये नहीं चाहता कि हमारी लेंथ को कोई कम कर पाए। सिंपल सा लॉजिक है, इसको इलास्टिसिटी भी कहा जाता है। इस नेचर को इलास्टिसिटी कहा जाता है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन पसंद नहीं करते। मतलब अगर आप उनको एलोंगेट करोगे तो वो वापस सिकुड़ जाएंगे, अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएंगे। उनको रिड्यूस करके अगर कंप्रेस करते हो तो वो फिर एक्सटेंड हो जाते हैं। रबर इसका एग्जांपल है, आप रबर को स्ट्रेच करो, रबर वापस वैसी हो जाती है। रबर हो गई, स्प्रिंग हो गई, ये कुछ इलास्टिक मटेरियल्स हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है, माइनस साइन तो क्लियर हो गया, उसके अलावा इनका ये क्या कहना है, ये जो एक्स पार्ट है उसको समझो आप। मैं आपको ना इसके लिए नेक्स्ट फिगर पे लेके चल रहा हूँ, एक अगले फिगर पे देखो, नेक्स्ट फिगर की तरफ आइए। बतौरे जी बच मैं कह रहा हूँ, एक मिनट रुके रहो बच्चा, एक मिनट रुके रहो। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहता हूँ, आप ऐसे डायग्राम को देखो, इस एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझो। सबसे पहले हमारी फर्स्ट फिगर में जो स्प्रिंग है ना पहले वाले फिगर में जो स्प्रिंग है ये नॉर्मल है, दैट मीन्स कि इसकी लेंथ नेचुरल है। ये नॉर्मल, नॉर्मल मतलब नेचुरल लेंथ, यानी कि ना तो ये इलोंगेटेड है ना तो ये कंप्रेस्ड है। ठीक है, फ्रेश स्प्रिंग कह सकते हो, मार्केट से अभी भी खरीद के लाए हैं इसको। इस येलो कलर से हमने क्या किया, इसके ऊपर एक लोड रखा, मतलब इसके ऊपर कोई मास हैंग किया मैंने। तो जैसे ही स्प्रिंग से कोई मास आप हैंग करोगे वो स्प्रिंग थोड़ी सी एलोंगेट कर गई, और उस एलोंगेशन को हम लोगों ने एक्स से डिनोट किया। तो हमारे लोड रखने के बाद ये स्प्रिंग एक्स अमाउंट से एलोंगेट कर रही है। तो ये स्प्रिंग फोर्स किस तरफ लगाएगी अगर आपसे ये पूछा जाए, तो क्योंकि ये स्प्रिंग एलोंगेट कर गई है और ये चाहती है कि मैं जिस लेंथ में थी, यानी कि फर्स्ट वाली, मैं वापस उसी लेंथ में आऊं, पहले वाले लेंथ में आ जाऊं, ये इसका नेचर है। तो ये स्प्रिंग इस लोड को ऊपर की तरफ पुल बैक करेगी। ये स्प्रिंग इस लोड के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगी। ठीक है, ये स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी। मैं तुम लोग को ना अनम्यूट कर दे रहा हूं, लेकिन देखो अननेसेसरली डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करना कोई। ठीक है, तो आपको जो भी आंसर देने हैं वॉइस में दीजिएगा, मैसेज में नहीं। ये स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगाएगी, राइट। अब कितना फोर्स लगाएगी, ऊपर तो लगाएगी बट कितना लगाएगी, तो इसका आंसर हुक्स लॉ में है कि इसका फोर्स हो जाएगा k मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अब इसमें k क्या है, वो एक स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हो, k स्प्रिंग कांस्टेंट है जो बेसिकली डिपेंड करता है
स्प्रिंग की स्टिफनेस के ऊपर, कितनी स्टिफ है। अब स्टिफ और फ्लेक्सिबिलिटी आप समझते हो, आपकी बॉडी कई बार स्टिफ हो जाती है, रिजिड हो जाती है, और कई बार आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो जितनी ज्यादा रिजिड स्प्रिंग होगी, जितनी हार्ड स्प्रिंग, स्टिफनेस का मतलब वो हार्ड है या सॉफ्ट है, हार्ड स्प्रिंग होगी तो उसका कांस्टेंट के ज्यादा होगा, सॉफ्ट स्प्रिंग होगी तो उसका कांस्टेंट के कम होगा। दैट मीन्स कि ये उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसकी हार्डनेस पे डिपेंड करता है। तो ये एक प्री डिफाइंड कांस्टेंट वैल्यू है फॉर अ गिवन स्प्रिंग। अलग अलग स्प्रिंग अलग अलग मटेरियल्स की होती हैं, अलग अलग लेंथ की होती हैं, तो उसके हिसाब से स्प्रिंग कांस्टेंट्स अलग अलग होते हैं। मतलब एक तरीके से ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की तरीके से काम कर रहा है। तो जब आपने इसको लोड लगाया और ये एक्स अमाउंट एलोंगेट हुआ तो इसने फोर्स लगाया के एक्स। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, अगर आप फिगर पे ध्यान दो तो हम लोगों ने इस पर लोड इंक्रीज कर दिया है, ज्यादा लोड कर दिया है, पहले से डबल लोड आ गया, 2 ब्लॉक रख दिए इसके ऊपर। तो जब आप ज्यादा लोड रखोगे तो ये ज्यादा एलोंगेट कर गया, अब ये 2x एलोंगेट कर गया। तो जब ये 2x एलोंगेट कर जाएगा तो यही स्प्रिंग अब जो फोर्स एक्सर्ट करेगी, सेम स्प्रिंग, अब ये ज्यादा फोर्स लगाएगी। यही हुक्स लॉ कहना चाहते हैं आपसे। हुक्स लॉ हमें यही बताना चाहते हैं कि स्प्रिंग की लेंथ जितनी ज्यादा इंक्रीज कराओगे, फोर्स बाय स्प्रिंग उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। यानी कि नाउ द फोर्स बाय स्प्रिंग विल बी 2 टाइम्स ऑफ के एक्स। अब यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लगाया है, ध्यान देना, मैं यहाँ पर माइनस साइन अब नहीं लगा रहा हूं। क्यों नहीं लगा रहा हूं मैं बता दूं आपको। माइनस साइन का पर्पज था, नेगेटिव साइन का सिंपल पर्पज होता है डायरेक्शंस को बताने के लिए। जब मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर चुका हूं, मैंने एक एरो प्लॉट कर दिया है, एक वेक्टर बना चुका हूं मैं, और ऑलरेडी उसका डायरेक्शन ऊपर दिखा दिया है, तो अब मैं उस फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस पार्ट की बात करूंगा। डायरेक्शन आप ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हो, तो जब कभी भी आप डायरेक्शन दिखाओगे तो फिर से वहां पर माइनस नहीं लगाओगे। एक्चुअली माइनस तब लगाते हैं जब आपने डायरेक्शन नहीं दिखाया है, मतलब कि थ्योरी पार्ट में। यहाँ थियोरेटिकली माइनस है, न्यूमेरिकल करते वक्त आप फोर्स का डायरेक्शन दिखाओगे, और जब डायरेक्शन दिखाओगे तो मैग्नीट्यूड के टाइम पर माइनस साइन को कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे आप। ये है हुक्स लॉ। दैट मीन्स कि जितनी ज्यादा लेंथ स्प्रिंग की इंक्रीज होगी, देखिए इस लेंथ से कोई मतलब नहीं, इस लेंथ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो उसकी ओरिजिनल लेंथ है। जो ओरिजिनल लेंथ है उसको छोड़ दो आप, उससे कितना ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओरिजिनल लेंथ से और कितना ज्यादा आप इंक्रीज कर रहे हो, जितना ज्यादा इंक्रीज करते चले जाओगे उतनी ही ज्यादा स्प्रिंग फोर्स लगाती चली जाएगी। स्प्रिंग का फोर्स वेरिएबल फोर्स की कैटेगरी में जाएगा, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा। मोर यू एलोंगेट द स्प्रिंग, मोर विल बी द फोर्स बाय स्प्रिंग। और इसी चीज को लेकर के मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं कि अगर मैं एक्स और एफ के बीच में ग्राफ लूं तो कैसा ग्राफ बनेगा। इस एग्जाम्पल को समझ करके देखो आप, कि जब हमारा एलोंगेशन एक्स है तो हमने फोर्स को एफ लिखा हुआ है। जब एलोंगेशन 2x हो गया तो हम यहाँ पर 2f लिख रहे हैं। और डबल किस बेसिस पे कर रहे हो आप, किस बेसिस पर इसको डबल किया जा रहा है? क्योंकि हुक्स लॉ में ये कहा गया है कि जो फोर्स है और जो एक्स है उनके बीच लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप कहने का मतलब वो एक दूसरे के प्रपोर्शन में है, यानी जितना ज्यादा एक्स इंक्रीज करेगा उसी के प्रपोर्शन में एफ की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो अगर अगर दो वेरिएबल्स एक दूसरे के प्रपोर्शन में चल रहे हो तो किस टाइप का ग्राफ बनना चाहिए इन दोनों के बीच में, इफ दे आर प्रपोर्शनल टू ईच अदर। और एक और चीज बता दें आपको, स्प्रिंग की जब नॉर्मल लेंथ होती है तो यहाँ पर फोर्स बाय द स्प्रिंग जीरो बोलोगे आप। नॉर्मल लेंथ के कंडीशन में स्प्रिंग किसी भी तरीके का फोर्स एक्सर्ट नहीं करती, वो तभी फोर्स लगाएगी जब या तो उसकी लेंथ नॉर्मल से ज्यादा हो या उसकी लेंथ नॉर्मल से कम हो। तो हम लोग का ग्राफ कैसा होगा प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से, और थोड़ी सी मैथमेटिक्स को यूज करते हुए देखो, ठीक है। कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन भी कैसा ग्राफ होगा मैथ्स के हिसाब से? तो किस टाइप का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा? मैथमेटिक्स में आप सबने अभी पढ़ लिया है रिसेंटली कि जब कभी भी आपके पास y इक्वल टू mx टाइप की इक्वेशन होती है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। और इसमें भी दो बातें होती हैं कि अगर आपका ये m पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो उसके हिसाब से लाइन बनती है, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप के हिसाब से लाइन बनती है। तो आप मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को पढ़ो। मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन एक नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन बनेगी, नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन।
राइट। नेगेटिव स्लोप इसलिए बन रहा है क्योंकि जो इक्वेशन आपके सामने है वो है एफ इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। तो ये एफ हम लोगों का वाई एक्सिस की तरफ प्लॉट किया जा रहा है, ये वाई एक्सिस पर प्लॉट हो रहा है, एक्स आप हॉरिजेंटल एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हो। तो ये माइनस के एक तरीके से स्लोप की तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर, यानी एम का काम कर रहा है, ये स्लोप यानी एम का काम कर रहा है। और इस तरीके से आप स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर दिखाओगे एफ इक्वल टू माइनस के एक्स करके नेगेटिव स्लोप के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फिर बोल रहा हूं आपसे, इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाला ये है कि स्प्रिंग फोर्स एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर फोर्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे आप स्प्रिंग के लेंथ को बढ़ाते चले जाओगे, फोर्स बाय द स्प्रिंग ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा, वो कांस्टेंट फोर्स कभी नहीं रहेगा। जी प्रणव, देखो एक्चुअली क्या है कि ग्राफ के अंदर हमने मैग्नीट्यूड नहीं प्लॉट किया ना, ग्राफ तो मैं इसके हिसाब से प्लॉट कर रहा हूँ, हुक्स लॉ के हिसाब से, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स के हिसाब से ग्राफ मेरा इसके हिसाब से है। अगर मैं यहाँ मॉड लगाऊंगा तब ये नेगेटिव वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल अभी देखो, और एग्जांपल दिखाते हैं आपको ना, और सिमिलर एग्जांपल देख करके मालूम चल जाएगा। अभी आप फिलहाल ये समझो कि जितना ज्यादा स्प्रिंग की लेंथ आप इंक्रीज करते जाओगे, स्प्रिंग की फोर्स उतनी ज्यादा लगती चली जाएगी, और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होगा वो होगा स्प्रिंग कांस्टेंट के और मल्टीप्लाइड बाय जितनी लेंथ आपने उसकी इंक्रीज कर दी है, जितना लेंथ उसकी बढ़ाई गई है, इंक्रीज की गई है, उसको आप स्प्रिंग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली स्प्रिंग फोर्स मिल जाएगा। ये हुक्स लॉ कहता है, इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो एज एग्जाम्पल है, पहले एक एग्जाम्पल आपको देते हैं फिर आपके पास प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखें, अगर आपसे कोई कहे कि एक स्प्रिंग है मान लें, ठीक है, और अभी मैं फ्री हैंड डायग्राम बनाऊंगा, एक स्प्रिंग है और मान लीजिए इसको हम लोग यहाँ से पुल कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे मेरे से, उनके आंसर देते पहले। जो हम लोग पुल कर रहे हैं वो तो 10 न्यूटन का कांस्टेंट है, हम लोग एक कांस्टेंट फोर्स के साथ इसको खींचेंगे। आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू न्यूमेरिकल्स में दी जाएगी, मान लो 500, और यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट अगर यहां देखो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स है, तो लेफ्ट साइड अगर एफ इक्वल टू माइनस के एक्स की बात कर रहे हो तो इसकी यूनिट निकालो, फोर्स की यूनिट न्यूटन में आ गई, एक्स की यूनिट मीटर में आ गई, तो फिर के की यूनिट क्या होगी अपने आप चेक कर लीजिए, यूनिट ऑफ के क्या बनेगा, है ना। अगर फोर्स की यूनिट न्यूटन है और एक्स की यूनिट मीटर है तो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट होनी चाहिए न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। यानी एक तरीके से आप स्प्रिंग कांस्टेंट को ये भी समझ सकते हो, अगर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट को समझना है तो आप ये भी समझ सकते हो कि स्प्रिंग की लेंथ 1 मीटर से इंक्रीज करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। स्प्रिंग कांस्टेंट को ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 मीटर की लेंथ अगर मुझे स्प्रिंग की बढ़ानी है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 1 मीटर की लेंथ बढ़ाने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और डायमेंशन अपने आप आ जाएगा इसका। तो 10, ये 10 न्यूटन का हम लोग का फोर्स है जो हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है ना। नहीं जी रेजिस्टिविटी नहीं, अनसाउजा जो रेजिस्टिविटी नहीं है भाई, 10 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं मान लो, और उसके बाद हमारे फोर्स लगाने की वजह से स्प्रिंग की लेंथ जो है वो पहले से ज्यादा हो गई, मतलब जहां पर उसकी लेंथ थी हम ये मान के चल रहे कि स्प्रिंग की लेंथ बढ़ गई, इंक्रीज कर गई, और हम ये मान के चलते हैं कि इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो गई, और अभी भी हम लोग इसको पुल कर रहे हैं, स्टिल अभी भी आप इसको खींच रहे हो, बंद नहीं किया इसको, वी आर स्टिल पुलिंग इट बाय 10 न्यूटन। फिर स्प्रिंग की लेंथ और बढ़ती चली जाएगी, जितना ज्यादा आप खींचते जाओ स्प्रिंग की लेंथ और बढ़ती चली जाएगी, और लेंथ बढ़ गई, और मान लीजिए ये प्रीवियस वाली वैल्यू से 5 सेंटीमीटर और ज्यादा आ गया, स्टिल पुलिंग, अभी भी खींच रहे हो आप इसको। तो पहले वाले केस में अगर आपसे पूछा जाए कि स्प्रिंग क्या फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर फर्स्ट केस में जब आपने इसको स्टार्ट किया है, तो यहां पर अगर पूछा जाएगा कि फोर्स बाय द स्प्रिंग क्या होगा तो आंसर 0। फर्स्ट केस में नॉर्मल लेंथ में कोई फोर्स नहीं आएगा, नॉर्मल लेंथ में, नॉर्मल लेंथ में फोर्स नहीं आएगा। 10 सेंटीमीटर का स्ट्रेच आने के बाद, 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच होने के बाद ये स्प्रिंग लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, लेफ्ट साइड डायरेक्शन में, और ये फोर्स कितना होगा अगर आपसे पूछा जाए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सेकंड वाले फिगर में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स,
माइनस ना बताना, अब इसके अंदर अब कोई माइनस साइन नहीं आएगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप के को, अब के हमारा 500 है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमेशा दिया जाएगा आपको, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करो उस स्ट्रेच के साथ, 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करिए, लेकिन 10 सेंटीमीटर को पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 10 सेंटीमीटर को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करिएगा, 10 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा, यानी 0.1, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि ये स्प्रिंग तो 50 न्यूटन का फोर्स लगा रही। ठीक है, हमको अपना फोर्स न्यूमेरिकल को कंसिस्टेंट रखने के लिए मुझे अपना फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। मैं इसको 100 न्यूटन कर दे रहा हूँ, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स हमसे ज्यादा होने के बाद हम उसको खींच नहीं पाएंगे। तो 50 न्यूटन आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले केस में कितना फोर्स लगेगा? जब हम लोगों ने इसको और खींचा और खींच करके 5 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया उसको, तो अब ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी? अगर आपसे पूछा जाए कि अब बताओ स्प्रिंग का फोर्स कितना हुआ सेकंड वाले में, तो हम इसको हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग कहेंगे कि अब जो फोर्स होगा वो 500 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको मल्टीप्लाई किस चीज से करोगे? मल्टीप्लाई किस चीज से करोगे? क्या इसको 5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें या फिर 15 सेंटीमीटर से? तो हुक्स लॉ में आप सिर्फ ये देखा करिएगा कि नेचुरल था उसका, जहां पर उसकी नॉर्मल लेंथ थी उससे आप कितना आगे आ चुके हो। 10 सेंटीमीटर तो पहले ही स्ट्रेच कर चुके थे, और 5 सेंटीमीटर और स्ट्रेच करने का मतलब हो गया कि टोटल स्ट्रेच जो हुआ वो हो गया अब 15 सेंटीमीटर का टोटल स्ट्रेच, और टोटल स्ट्रेच से ही आपका फोर्स कैलकुलेट किया जाएगा। जो आप जिसको मैं F इक्वल टू के एक्स में x कह रहा हूं, वो हमेशा टोटल स्ट्रेच लेना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्मल लेंथ, यानी यहां पर 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 100 मीटर में, ये इसका आंसर बनेगा। इतना फोर्स लगाएगा आपका ये। और सेम कंप्रेशन के साथ भी होगा, ऐसा नहीं है, जो चीज आप एलोंगेशन के साथ पढ़ रहे हो वैसा ही कंप्रेशन के साथ भी आएगा। अब आप इसमें सुनो, हम लोग तो कांस्टेंट फोर्स से खींच रहे हैं, हम लोग इसको फोर्स लगा के 100 न्यूटन से पुल कर रहे हैं, हमारा फोर्स कांस्टेंट है, यानी कि जिसकी वजह से स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो वो कांस्टेंट है, लेकिन स्प्रिंग उससे फाइट करने के लिए जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो कांस्टेंट नहीं है। जितना ज्यादा स्ट्रेच, स्प्रिंग की फोर्स बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब स्प्रिंग की फोर्स और आपकी लगाई हुई फोर्स बराबर हो जाएगी, उसके बाद स्प्रिंग को स्ट्रेच करना पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज तब स्प्रिंग आपके फोर्स को बैलेंस कर देगी। सेम रूल आप कंप्रेशन में लगा सकते हो, सेम रूल कंप्रेशन में, कोई नया रूल नहीं है जी अभिज्ञान। तो मैं एक एग्जांपल यहां पर लिया है थोड़ा सा, और ये एक जानबूझ करके एग्जांपल की तरफ आ रहा हूं। देखो, मैंने इस एक एग्जांपल में जानबूझ करके एक एग्जांपल ऐसा लिया है जहां पर एक स्प्रिंग की लेंथ स्ट्रेच हो रही है और एक स्प्रिंग की लेंथ रिड्यूस हो रही है, सो दैट कि एक ही एग्जांपल में आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएं। तो ये जो फर्स्ट फिगर आप देख रहे हो, पहली वाली फिगर, आयुष रुक जाओ बच्चा, अभी मैं कह रहा हूँ टॉपिक आपका आ जाएगा, आप अपना डाउट लिख लो कहीं पर, अभी हम सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। K1 K2 और मास M, ये इस तरीके से सिचुएशन है, मतलब दो स्प्रिंग्स है, लेफ्ट साइड के स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट K1, राइट साइड के स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट K2, उनके बीच में एक मास है। हम लोग क्या करते हैं, इस मास को राइट साइड, एक्चुअली ये कैपिटल एल होना चाहिए बिकॉज हमने क्वेश्चन में कैपिटल एल मेंशन किया है, तो ये जो स्मॉल एल है इसकी जगह पर कैपिटल एल, जो ये मास है इसको हम लोग राइट साइड एल डिस्टेंस पर ले जा करके और यहां से इसको छोड़ देते हैं, मतलब इस पॉइंट पर ले गए और उसके बाद इसको छोड़ दिया। ठीक है, मतलब कोई पर्सन होगा वो इसको पकड़ करके, इस ब्लॉक को पकड़ करके राइट साइड ले जाएंगे, और ले जाने के बाद यहां से इस मास को हम लोग छोड़ देंगे। अब इसके बाद इस मास में किस तरीके से मोशन होगा, कहां जाएगा ये मास, कितनी एक्सेलरेशन होंगी, क्या वेलोसिटी होगी, ये सब मुझे डिस्कस करना है। और ये जो फ्लोर है ये पूरी तरीके से फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है। तो मेरा फर्स्ट पार्ट क्या है सुनिएगा, फर्स्ट पार्ट, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा। तो अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो, जो हमारी फर्स्ट स्प्रिंग है और जो सेकंड स्प्रिंग है, इन दोनों की अगर हम बात करें, तो जब ये मास राइट साइड पर गया तो फर्स्ट वाली स्प्रिंग तो स्ट्रेच हो चुकी है, इसकी लेंथ पहले से ज्यादा हो गई है, मतलब कि ये इलोंगेटेड है,
इन सिंपल वर्ड अगर आप बात करो तो आप कह सकते हो कि ये इलोंगेट कर गई है, और दूसरी वाली स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है, उसकी लेंथ छोटी हो गई, कंप्रेशन आ गया इसके अंदर। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट वाली स्प्रिंग किधर की तरफ फोर्स लगाएगी और सेकंड वाली स्प्रिंग किधर की तरफ फोर्स लगाएगी, तो नेचर ऑफ स्प्रिंग को फॉलो करिए। नेचर ऑफ स्प्रिंग के हिसाब से जो जिस स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज हुई है, वो अपनी लेंथ को वापस पाने के लिए, यानी कि स्प्रिंग 1 ये लेफ्ट साइड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, तभी अपनी ओरिजिनल लेंथ पे जा सकते हैं। और कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, अगर आप इसको F1 से इंडिकेट करो तो ये F1 कितना होगा, फोर्स बाय द फर्स्ट स्प्रिंग को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो F1 की वैल्यू क्या बनेगी, देखिए वैल्यू ऑफ F1 अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कितना बनेगा ये, तो ये हुक्स लॉ से, ये चीज हुक्स लॉ से आएगी। लेकिन अब यहां पर माइनस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं जब यहां पर लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने डायरेक्शन को डायग्राम में दिखा दिया है, मेरा डायरेक्शन को डायग्राम में जब दिखा दिया है तो मैं सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करने जा रहा हूँ, और मैग्नीट्यूड में कभी माइनस साइन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे K1 मल्टीप्लाइड बाय स्प्रिंग 1 अपनी नॉर्मल वाली लेंथ से कितनी ज्यादा है, मतलब कितना ओवर स्ट्रेच कर रखा है उसको, तो आंसर है L। L लेंथ उसको इंक्रीज किया है, तो K1 इंटू L का ये फोर्स होगा। अब आइए स्प्रिंग 2 के ऊपर, स्प्रिंग 2 कितना फोर्स लगाएगी, तो ये जो सेकंड वाली स्प्रिंग है, स्प्रिंग नंबर 2, ये कंप्रेस हो चुका है और ये भी अपने नॉर्मल लेंथ पे जाना चाहता है। तो ये अपने नॉर्मल लेंथ पे जाने के लिए जो फोर्स लगाएगा, ये इस ब्लॉक को लेफ्ट साइड पुश करेगा ताकि ये रिलैक्स हो पाए। दब गया है वो स्प्रिंग, स्प्रिंग दब गई है, उसको रिलैक्स होना है, उसको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, तो ये लेफ्ट साइड फोर्स लगा रहा है, यानी कि F2 लेफ्ट साइड पर होगा। और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए K2 मल्टीप्लाइड बाय, आप ये पता लगाओ कि जो इसका नॉर्मल लेंथ था उससे कितना कंप्रेस है, कितनी लेंथ नॉर्मल वाले के कंपैरिजन में कम हुई है, जो इसकी नॉर्मल लेंथ है उससे कितनी लेंथ रिड्यूस कर दी गई है, वो चाहिए आपको। तो L लेंथ रिड्यूस किया गया, इसको भी L लेंथ रिड्यूस किया गया है, और इस हिसाब से मेरा F1 F2 दोनों आ गए और दोनों सेम डायरेक्शंस में आ रहे हैं। तो जब दोनों ही फोर्सेस सेम डायरेक्शंस में आ रहे हैं, तो जो नेट फोर्स काम करेगा ब्लॉक के ऊपर, नेट फोर्स की अगर हम बात करें, तो हम नेट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और नेट फोर्स लिखेंगे K1L प्लस K2L। और नेट फोर्स को जब आप बॉडी के मास m से डिवाइड करोगे तो फिर आपको मिल जाएगा इसका एक्सेलरेशन A, जो फर्स्ट पार्ट है, एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास से। सेकंड पार्ट में आइए, सेकंड पार्ट में ये कहना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक व्हेन इट मूव्स बाय L/2, यहां से, क्योंकि यहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, यहां से हमारा मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है उससे L/2 जब ये ब्लॉक लेफ्ट साइड चला जाएगा, इससे L/2 लेफ्ट साइड जब ये ब्लॉक चला गया, उसके बाद L/2 लेफ्ट जाने के बाद, इस ब्लॉक के L/2 लेफ्ट जाने के बाद अब कितनी एक्सेलरेशन इस ब्लॉक में रहेगी, ये क्वेश्चन है। तो जब ये ब्लॉक L/2 चला गया लेफ्ट साइड पर, L/2 लेफ्ट साइड पर ये ब्लॉक मान लो आ गया, तो क्या जो ये स्प्रिंग्स हैं इनकी कैलकुलेशंस करिए जरा, इन स्प्रिंग्स को जरा कैलकुलेट करें कि जो लेफ्ट वाली स्प्रिंग है उसमें अब कितना स्ट्रेच है, और राइट वाली स्प्रिंग में अब कितना कंप्रेशन है। लेफ्ट स्प्रिंग K1, राइट स्प्रिंग K2 कंपेयर करना है, और आपको कंपैरिजन हमेशा इसके नॉर्मल लेंथ से करना है, जहां पर इसकी नॉर्मल लेंथ थी आप सिर्फ उस पर फोकस करिएगा। तो आप ये पता लगाओ कि स्प्रिंग 1 अपने नॉर्मल लेंथ से कितना ज्यादा स्ट्रेच है, यानी कि इलोंगेशन कितना है उसके अंदर। स्प्रिंग 1 का इलोंगेशन अगर मैं कैलकुलेट करूं फ्रॉम इट्स नॉर्मल लेंथ से, तो पहले वो L स्ट्रेच था, ये ब्लॉक L/2 जब लेफ्ट साइड पर चला जाएगा तो अब वो इलोंगेशन बचा L/2। तो अब लेफ्ट वाली स्प्रिंग का जो फोर्स आएगा, फोर्स बाय द लेफ्ट स्प्रिंग, वो लिखा जाएगा K1, और इस टाइम पर उसका एलोंगेशन L/2 है, तो आप यहां L/2 मल्टीप्लाई करो। अब राइट वाले स्प्रिंग की बात करो, राइट वाला स्प्रिंग, राइट वाला स्प्रिंग किस तरफ फोर्स लगाएगा और कितना फोर्स लगाएगा, ये दोनों बातें हैं।
तो क्या राइट वाला स्प्रिंग अब इलोंगेट कर गया है, या ये अभी भी अपने नॉर्मल लेंथ से छोटा है? नॉर्मल लेंथ के कंपैरिजन में क्या ये अभी भी कंप्रेस है, या फिर ये अपनी नॉर्मल लेंथ से ज्यादा लेंथ पे आ चुका है? तो डायग्राम को देख करके आप क्लियर समझ सकते हो कि ये स्टिल कंप्रेस है, बट कितना कंप्रेशन है? अगर आपसे पूछा जाए कि जो राइट वाली स्प्रिंग है उसमें कंप्रेशन है कितना इस टाइम, इस समय कितना कंप्रेशन है, पहले कितना कंप्रेशन था उससे मतलब नहीं है, अभी इसके अंदर कितना कंप्रेशन है, इस मोमेंट पर, इस मोमेंट पर कितना कंप्रेशन है। तो आप क्लियरली कह सकते हो कि इस मोमेंट पर वो अपनी नॉर्मल वाली लेंथ से, इस मोमेंट पर अपनी नॉर्मल वाली लेंथ से L/2 कंप्रेशन है। और ये किधर फोर्स लगाएगा? अगर ये कंप्रेस है तो किधर फोर्स लगाएगा? क्योंकि स्प्रिंग चाहती है कि मैं ओरिजिनल लेंथ पे चली जाऊं, जिस लेंथ पर मैं थी उस लेंथ पर आ जाऊं। तो ऐसा करने के लिए ये स्प्रिंग ब्लॉक के ऊपर लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा, लेफ्ट साइड। और ये फोर्स हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्प्रिंग का कांस्टेंट K2 और मल्टीप्लाइड बाय L/2। तो अभी भी इस मास के ऊपर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शंस में काम कर रही हैं, अभी भी इस मास पर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शंस में काम कर रही हैं, और इस वजह से, लेकिन देखो फोर्स चेंज नहीं हो गया। फर्स्ट पार्ट में जितना फोर्स लग रहा था, यानी कि जब मोशन स्टार्ट किया था उस समय जितना फोर्स था, क्या अभी भी उतना ही फोर्स है, या उससे कुछ चेंज कर गए हो? तो जब मोशन स्टार्ट किया था तो फोर्स की वैल्यू K1L प्लस K2L थी, लेकिन जब L/2 डिस्टेंस मूव कर चुके, L/2 स्टार्ट होने के बाद जब L/2 डिस्टेंस आप ट्रेवल कर चुके हो, तो अब फोर्स की वैल्यू अलग है। सो बी पार्ट के अंदर अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो, एक्सेलरेशन इन द बी पार्ट, तो अब आपको कहना पड़ेगा कि फोर्स की वैल्यू K1L/2 प्लस K2L/2 और डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा। यानी कि ये ब्लॉक बिगिनिंग में, इस ब्लॉक के पास स्टार्टिंग में जितना एक्सेलरेशन था, क्या अभी भी उतना ही एक्सेलरेशन है, या उससे ज्यादा है, या उससे कम है? क्या आंसर बोलोगे आप लोग? ये ब्लॉक ने जब अपना मोशन स्टार्ट किया था उस समय जो ब्लॉक की एक्सेलरेशन थी, L/2 डिस्टेंस आगे जाने के बाद क्या इस ब्लॉक में उतना ही एक्सेलरेशन है, रिड्यूस हो चुका है एक्सेलरेशन, या फिर इंक्रीज हो चुका है? इसका आंसर क्या बनेगा? ठीक है, क्या आंसर बनेगा इसका? एक्सेलरेशन की वैल्यू, अभिज्ञान क्या लिख रहे हो भाई? रिड्यूस हुआ है ना, ये साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि यहां पर ब्लॉक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर तो मूव कर नहीं रहा, ये ब्लॉक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे नहीं चल रहा है, ये ब्लॉक जैसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट करता चला जाएगा वैसे वैसे इसकी एक्सेलरेशन जो है वो रिड्यूस करती चली जाएगी। इसीलिए मेरे ए और बी पार्ट इंटेंशनली मैंने लिए हैं। उसके बाद आइए तीसरे पार्ट पर। जब ये 3L/2 डिस्टेंस चला जाएगा तब क्या होगा? 3L/2 जाने के बाद तीसरा पार्ट, तो 3L/2 जाने के बाद ये ब्लॉक होगा कहां पर? स्टार्टिंग पॉइंट से 3L/2 अगर चला गया, स्टार्टिंग पॉइंट से 3L/2, तो अब जरा देखो कहां पर पहुंच गया ब्लॉक, कहां पर आ गया? अब ये ब्लॉक नॉर्मल लेंथ के दूसरे साइड पे निकल गया। 3L/2 डिस्टेंस जाने का मतलब अपनी नॉर्मल लेंथ के दूसरे साइड पे जाओगे, यहां पर आ गए। अब क्या होगा जब 3L/2, और ये 3L/2 मैं यहां से काउंट कर रहा हूं जहां से मोशन स्टार्ट हुआ था, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ था वहां से 3L/2 की बात हो रही है, इससे 3L/2 आप इधर जा रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो ये L लेंथ, यहां तक की लेंथ L है, उसके बाद L/2 और आगे चले जाएंगे। तो अब जो लेफ्ट वाली स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो गई, लेफ्ट वाली स्प्रिंग यानी K1 वाला कंप्रेस हो गया, और K2 वाला एलोंगेट कर गया। ये जो K2 वाली स्प्रिंग है ये एलोंगेट कर गई। तो अब क्या होगा? इनके फोर्सेस की डायरेक्शन बदल जाएंगी, इनके फोर्सेस का डायरेक्शन बदल गया। शिवांश जाएगा वो। तो अब जो लेफ्ट वाली स्प्रिंग है अब ये कंप्रेस हो गई, लेफ्ट स्प्रिंग दब गई, कंप्रेस हो गई, राइट वाली स्प्रिंग एलोंगेट हो गई। तो अब लेफ्ट वाली स्प्रिंग का फोर्स राइट साइड की तरफ आ जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल लेंथ पे जाना चाहेगी। और कितना फोर्स लिखाओगे? अब कितना फोर्स लगाएंगे? लेफ्ट स्प्रिंग का फोर्स अगर मैं F1 इंडिकेट करता हूं तो ये F1 कितना होना चाहिए?
लेफ्ट स्प्रिंग की साइड से कितना फोर्स लगेगा, तो K1 मल्टीप्लाइड बाय किस चीज से मल्टीप्लाई करें, 3L/2 से मल्टीप्लाई करें या फिर L/2 से मल्टीप्लाई करें। मतलब हुक्स लॉ में जिस चीज की बात की जा रही है वो किस चीज की बात की जा रही है, लेफ्ट वाली स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ से कितना रिड्यूस हुई है, ब्लॉक ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है वो मैटर नहीं कर रहा हमारे लिए। हमें ये देखना है कि जहां उसकी नॉर्मल लेंथ थी उससे कितना रिड्यूस हुए हो आप, नॉर्मल से, फ्रॉम द नॉर्मल लेंथ आप L/2 रिड्यूस हुए हो, तो फिर K1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे L/2 से। राइट वाली स्प्रिंग का फोर्स किधर आएगा, राइट वाली स्प्रिंग का फोर्स दिखाना है मेरे को। अब राइट वाली स्प्रिंग इलोंगेट हो गई, नॉर्मल लेंथ से आगे निकल गई, नॉर्मल लेंथ से आगे चली गई, तो अब ये वापस अपने नॉर्मल लेंथ की तरफ आना चाहेगी। ये अपने नॉर्मल लेंथ की तरफ आने के लिए फोर्स लगाएगी F2, और ये फोर्स K2 मल्टीप्लाइड बाय ये नॉर्मल लेंथ से कितना ज्यादा आगे चले गए हैं, आंसर है L/2। दैट मीन्स कि C वाले पार्ट में फिर से दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शंस में हैं, यानी कि फिर मेरा आंसर K1 L/2 प्लस K2 L/2 होगा, डिवाइडेड बाय मास होगा। लेकिन एक फर्क है, बी और सी वाले पार्ट्स में एक फर्क है, बी पार्ट में और सी पार्ट में डिफरेंस है। वो ये कि बी वाले पार्ट में फोर्सेस की डायरेक्शन लेफ्ट है और सी वाले पार्ट में फोर्सेस की डायरेक्शन राइट है, यानी कि बी पार्ट में एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड डायरेक्शन की तरफ है, सी पार्ट में एक्सेलरेशन राइट साइड डायरेक्शन की तरफ है, भले उनकी वैल्यू बराबर है। सो कंक्लूजन पॉइंट ये है कि स्प्रिंग से कनेक्टेड किसी भी बॉडी का अगर मोशन आप देखोगे, स्प्रिंग से कनेक्टेड कोई बॉडी अगर मूव करती है तो वो बॉडी अपना एक्सेलरेशन मेंटेन नहीं कर सकती, वो एक वेरिएबल एक्सेलरेशन की तरफ चली जाएगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि जैसे जैसे अब ब्लॉक मूव करेगा वैसे वैसे स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन यानी कि उसकी इलोंगेशन या उसका कंप्रेशन चेंज होता चला जाएगा, और हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्प्रिंग की फोर्स बदलती चली जाएगी और ब्लॉक एक वेरिएबल एक्सेलरेशन पर मूव कर रहा होगा एक जगह से दूसरी जगह तक। ये है इसकी थ्योरी। सो अब आप यहां तक का कोई देख लो, यहां तक का आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो जाना चाहिए। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एक लास्ट पार्ट, भैया अरुज, स्प्रिंग 1 की फोर्स जब कंसीडर करेंगे तो K1 मल्टीप्लाई करेंगे, स्प्रिंग 2 की फोर्स लेंगे तो K2 मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो जिस स्प्रिंग का फोर्स कंसीडर करना है उसी का कांस्टेंट मल्टीप्लाई होना है। बोलो दिव्यम। सर क्या इनर्शिया की वजह से नॉर्मल से लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा जाएगा ब्लॉक, कि जाए, नॉर्मल पे आकर रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, नहीं जाएगा, अभी मैं समझा रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। ये आपका कंफ्यूजन अभी आगे और एग्जांपल्स हैं इसको लेकर के, और भी एग्जांपल्स है जिसमें ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी शुभांकर, ये ऑसिलेशंस हैं एक्चुअली, ये अभी आगे पढ़ेंगे तो ये ऑसिलेटरी मोशंस हो जाएंगे। और अनुषा जी L/2 यहाँ से आ रहा है, 3L/2 कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आ रहा है, इनिशियल पॉइंट से 3L/2 पीछे जा रहे हो, वापस डायग्राम देखो तुम लोग, आप डायग्राम तो देखो इसका कहाँ से आ रहा है L/2। एक मिनट समझा दें उसको। हम लोग यहाँ से L डिस्टेंस राइट साइड आए, सुनना, यहाँ से L डिस्टेंस राइट साइड थे, और फिर यहाँ से 3L/2 पीछे जाना है, 3L/2, खुद देखो ना, नॉर्मल लेंथ से L डिस्टेंस राइट साइड पर आए, और अब यहाँ से 3L/2 पीछे चलो, 3L/2 पीछे, तो जब 3L/2 पीछे जाएंगे तो पहले ये L लेंथ कवर होगी और फिर L/2 उधर जाएंगे, दैट मीन्स कि स्प्रिंग 1 L/2 से कंप्रेस हो जाएगी। अब आता है लास्ट पार्ट, कैसे सॉल्व करोगे भाई, इसका आखिरी वाला पार्ट सॉल्व कैसे करेंगे, लास्ट वाले पार्ट की वैल्यू। सी पार्ट में एक्सेलरेशन राइट साइड क्यों होगा, इन्होंने पूछा है, तो सी पार्ट में एक्सेलरेशन इसलिए राइट साइड होगा कि जब ब्लॉक इस पॉइंट पर है तो हमारी लेफ्ट वाली स्प्रिंग अपने नॉर्मल से रिड्यूस हो चुकी है, कंप्रेस है, तो कंप्रेशन वाली स्प्रिंग का फोर्स नॉर्मल लेंथ की तरफ जाएगा ना,
ये जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी, यही तो हुक्स लॉ कह रहा है कि अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे जाओ ना, प्रीवियस स्लाइड के ऊपर, प्रीवियस स्लाइड में, कि अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग का फोर्स राइट साइड डायरेक्शन में लगने लगेगा। अगर आप स्प्रिंग को एलोंगेट करोगे तो एलोंगेशन के अपोजिट फोर्स लगेगा, कंप्रेशन के अपोजिट फोर्स लगेगा। इस वजह से यहां पर कह रहा हूं मैं कि लेफ्ट वाली स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस है, क्योंकि इसका नॉर्मल लेंथ यहां पर है। नॉर्मल लेंथ से उस स्प्रिंग को लेफ्ट साइड ले जाकर के कंप्रेस किया जा रहा है, तो उसका फोर्स राइट साइड डायरेक्शन में लगने लगा। और राइट वाली स्प्रिंग की लेंथ नॉर्मल लेंथ से एक्सीड कर गई है, नॉर्मल लेंथ से एक्सीड कर गए, आप ज्यादा आ गए, तो ये फोर्स अंदर की तरफ लगा रहा है। दोनों फोर्सेस आपके राइट साइड डायरेक्शन में आ गए, जिस वजह से एक्सेलरेशन राइट साइड की तरफ काम कर रहा है। अर्पित, ऐसा नहीं होता, बिकॉज प्रैक्टिकली जो स्प्रिंग्स बनती है ना, ये तो आपका थॉट है, बट प्रैक्टिकली स्प्रिंग्स जो बनती हैं वो एक मटेरियल की बनती हैं। कॉमर्शियली क्या होता है कि हम स्प्रिंग कई सारे मटेरियल को मिला करके नहीं बनाते, वो एक या तो कॉपर की बनती है, या फिर आयरन की बनती है, या एल्यूमिनियम की बनती है। तो वो क्वेश्चन बेसिकली मतलब सेंस नहीं बनेगा उसका यहाँ पर कोई। चलिए आखिरी पार्ट की तरफ आओ, लास्ट पार्ट की तरफ। तो देखो क्वेश्चन को मैं दोबारा एक बार यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, क्वेश्चन क्या था मेरा, और अब केयरफुली सुनना इसको, अदरवाइज फंस जाओगे, फिर न्यूमेरिकल में फंस जाओगे आप। हम अब ब्लॉक की जगह पर सिंपली एक सर्कल दिखा रहे हैं। राइट साइड पर एक स्प्रिंग थी जिसका कांस्टेंट K2 था, और लेफ्ट साइड की तरफ एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट K1 है। और ये इनका नॉर्मल लेंथ आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था कि ये इनकी लेंथ नॉर्मल थी। जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है वो ये पॉइंट है, मोशन इस पॉइंट पर स्टार्ट हुआ है, यहां से बिगिन हुआ है। और जब वो स्टार्ट हुआ था तो जीरो वेलोसिटी थी। ये क्वेश्चन में कहा गया कि जब मोशन स्टार्ट किया गया है तो यहाँ पर जीरो वेलोसिटी है। उस टाइम पर लेफ्ट स्प्रिंग एल लेंथ से स्ट्रेच है और राइट वाली स्प्रिंग एल लेंथ से कंप्रेस है। ये क्वेश्चन का प्रीवियस पार्ट है। और पूछा क्या गया है आपसे डी पार्ट में, डी पार्ट में पूछा क्या गया है, विथ व्हाट स्पीड, देखिए क्या पूछा गया है, डी पार्ट पहले पढ़ो। डी पार्ट में विथ व्हाट स्पीड द मास पास थ्रू द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कौन सी है इसकी, इनिशियल पोजीशन कौन सी है बता दूं आपको। यहां पर इनिशियल पोजीशन का मतलब किस पोजीशन की बात कर रहे हैं, इनिशियल पोजीशन का मतलब यहां पर नॉर्मल लेंथ पे, कि जब ये ब्लॉक यहां से अपना मोशन स्टार्ट करके और उस पॉइंट पर आ जाएगा जहां पर दोनों स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ पे हो जाएंगी, तो यहां पर उस ब्लॉक के पास कितनी स्पीड होगी, ये आपका डी पार्ट है। इस ब्लॉक में कितनी स्पीड आएगी। समझे आप। दैट मीन्स कि अगर मैं यहां पर डायग्राम दिखाना चाहूं तो मुझे आपसे ये पूछा जा रहा है, मैं एक अलग अलग डायग्राम्स के थ्रू बनाना पड़ेगा आपको। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये मास यहाँ से मोशन स्टार्ट करके लेफ्ट साइड चलेगा और कुछ टाइम के बाद ये मास वापस इस पॉइंट पर आ जाएगा जहां पर दोनों स्प्रिंग अपनी अपनी नॉर्मल लेंथ पे आ जाएंगी। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ इस टाइम पर इसमें क्या स्पीड होगी, कितनी स्पीड होगी इस टाइम पर इस ब्लॉक के अंदर, ये क्वेश्चन है। जी अभिज्ञान, अब निकालेंगे कैसे यार। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, बाद वाली वेलोसिटी निकालनी है। तो पहला थॉट, फर्स्ट थॉट जो माइंड में आता है ना, पहला थॉट इस न्यूमेरिकल को करने के लिए फर्स्ट थॉट आपके माइंड में ये वाला आएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पहला थॉट ये आता है। लेकिन इससे क्यों नहीं कर सकते, इससे क्यों नहीं कर सकते, मैंने प्रीवियसली आपको इसीलिए प्रीवियस में मैंने कुछ एग्जांपल्स कराए बाद जानबूझ के, ये क्यों नहीं कर सकते। आप खुद देखो, शुरुआत में एक्सेलरेशन कुछ अलग थी, बाद में एक्सेलरेशन चेंज हो गई, उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो गया, तो एक्सेलरेशन अपने आप को मेंटेन कर ही नहीं पा रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू बदलती चली जा रही है। और जब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होता है तो हमको क्लियरली ये बताया गया है कि ये इक्वेशंस वर्क नहीं करती, ये इक्वेशंस यहां पर काम नहीं कर सकती, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां पर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है।
इसलिए हम इस इक्वेशन से तो आंसर नहीं ला सकते। और ऐसे में फिर कौन सा मेथड बचता है आपके पास? अगर आप इससे अपना आंसर नहीं ला सकते तो फिर किससे आंसर लाओगे? तो उसका ऑप्शन है कि इसका मतलब कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी कैलकुलस की। फिलहाल तो मैं कैलकुलस की हेल्प लूंगा, बट कुछ टाइम के बाद मैं इसमें वर्क का भी कंसेप्ट लगा सकता हूं, बट अभी के लिए कैलकुलस। तो कैलकुलस के स्टेप में क्या करना पड़ता है, देखिए, मोशन के बिगिनिंग और एंड, जहां से बिगिन किया है और जहां पर एंड हो रहा है, उसके बीच का कोई पॉइंट लो, उसके बीच का कोई पॉइंट लीजिए बिगिनिंग से, और जहां पर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है उनके बीच में एक पॉइंट पहले कंसीडर करते हैं। और अब ये पता लगाओ, ध्यान से सुनना, अगर हम ये कह दें कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ब्लॉक एक्स डिस्टेंस चला गया, ब्लॉक जो है वो एक्स डिस्टेंस इधर आया है, मान लेते हैं कि ये ब्लॉक एक्स डिस्टेंस आगे आया, मोशन स्टार्ट करने के बाद वो उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया। और अगर आपको एक्स वाले सिंबल से प्रॉब्लम है तो मैं सिंबल बदल रहा हूं, सिंबल में चलो एस मान लेते हैं, बिकॉज आपको डिस्प्लेसमेंट की आदत है तो सिंबल एस मान लो। ये बताओ इस मूवमेंट पर लेफ्ट वाली स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा, इस टाइम पर लेफ्ट स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी? अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूं कि लेफ्ट स्प्रिंग इस समय कितना फोर्स लगाएगी, तो इस टाइम पर वो लेफ्ट वाली स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ से कितना ज्यादा स्ट्रेच है? जब मोशन स्टार्ट किया गया था तो वो एल लेंथ से स्ट्रेच थी, जब मोशन स्टार्ट हुआ था तो लेफ्ट वाली स्प्रिंग एल लेंथ से स्ट्रेच थी, लेकिन अब ये ब्लॉक एस डिस्टेंस मूव कर चुका है, तो अब वही लेफ्ट वाली स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच है? तो इससे आप पता लगा सकते हो फोर्स बाय द लेफ्ट स्प्रिंग कितना होगा, फोर्स बाय लेफ्ट स्प्रिंग। और ये बड़ा आसान तरीके से निकाल सकते हैं कि फोर्स बाय द लेफ्ट स्प्रिंग K1 मल्टीप्लाइड बाय L माइनस एस के बराबर होगा, राइट साइड डायरेक्शन में लगेगा। और राइट वाली स्प्रिंग की बात करो, राइट वाली स्प्रिंग, तो राइट वाली स्प्रिंग एल अमाउंट से कंप्रेस के मोड में थी, दबी हुई स्प्रिंग है, ये कंप्रेशन के मोड में है। तो अब इसके अंदर कंप्रेशन कितना बचा? नॉर्मल से देखा करिए, सिर्फ सब कुछ नॉर्मल से देखा करो। राइट वाली स्प्रिंग नॉर्मल से कंप्रेस है, नॉर्मल लेंथ से रिड्यूस है वो, और उस हिसाब से इसका फोर्स आएगा K2 मल्टीप्लाइड बाय L माइनस एस राइट साइड पर, राइट सॉरी लेफ्ट साइड, एक मिनट मिस्टेक है, फोर्स की डायरेक्शन में मिस्टेक हो रहा है, फोर्स की जो डायरेक्शन है उनमें मिस्टेक है, फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे लग रही। अब इन दोनों को ऐड करके टोटल फोर्स निकालेंगे, तो टोटल फोर्स हमारा K1 प्लस K2, दोनों को ऐड करो, इंटू L माइनस एस करो, डिवाइडेड बाय मास करिए, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। लेकिन ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, इस बात का ध्यान रखना है। तो कैलकुलस में आपको बताया गया था, मोशन इन वन डायमेंशन में आपको एक इक्वेशन दी गई थी, वन डायमेंशन मोशन में एक रिलेशन बताया गया था कि एक्सेलरेशन को हम ये भी कह सकते हैं v dv ओवर ds, ये वन डायमेंशन में डिस्कस हुआ है स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो यहां पर वही काम करो, एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दीजिए, इसको लिखना पड़ेगा v dv, और जो डिनोमिनेटर का ds है उसको हम लोग राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे, राइट साइड पर जो डिनोमिनेटर का ds है उसको राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो ये L इंटू डी एस बन जाएगा और माइनस एस इंटू डी एस बन जाएगा, और उसके बाद दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कैलकुलस की अप्रोच लगानी पड़ेगी, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रखेंगे उसका इंपॉर्टेंट है। तो जब मोशन बिगिन हुआ था तो हम जीरो वेलोसिटी पे थे, यानी यहाँ पर जीरो वेलोसिटी, और जब मोशन स्टार्ट होगा तो नेचुरली डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा होगा, और जिस पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है वहां तक के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है उस पॉइंट तक जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, मतलब ब्लॉक को कितने अमाउंट से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो वो आंसर है एल, एल अमाउंट से डिस्प्लेस करोगे और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वेलोसिटी v आएगी। अब आगे का पोर्शन जो है वो रेस्ट पार्ट जो है वो मैथमेटिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका डिपेंड करता है कि आपको इंटीग्रेशन कितना आते हैं, और अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है फिर तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, और अगर आता है तो कर लोगे। नहीं जी, प्रोडक्ट रूल नहीं, मैं विनायक यही कह रहा हूँ कि इसमें मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा कि इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये प्रोडक्ट रूल नहीं है, ये एक नॉर्मल सा इंटीग्रेशन मेथड है। तो अब इसको कैसे करना है ये आपको देखना है यार, क्योंकि ये मैं हेल्प नहीं कर सकता।
मैं जानबूझ के हेल्प नहीं कर सकता। रीजन क्या है कि मैं एक क्वेश्चन में हेल्प करूंगा लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। तो मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा v स्क्वायर बाई 2, राइट हैंड साइड पर आएगा k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय मास m, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन की वैल्यू करने के बाद ये आंसर आएगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मैंने रिजल्ट लिखा है, मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया, पहले बता दूं आपको, मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है। हाँ जी आयुष, एस एक रैंडम पॉइंट है। एक्चुअली इंटीग्रेशन से पहले फंक्शन बनाना पड़ता है, तो फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुनो, जहां पर भी वेरिएबल एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल आएगा, स्पेशली स्प्रिंग वाले में, तो वहां पर आपको एक काम करना होगा, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है और जहां पर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, उन दोनों के बीच में कोई एक रैंडम पॉइंट चूज कर लीजिए। उस रैंडम पॉइंट पर एक्सेलरेशन का फंक्शन निकालो, और फंक्शन निकालने के बाद ये कैलकुलस वाली अप्रोच लगाओगे। स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस को करने का यही एक तरीका है, और जिनको वर्क मेथड आते हैं वो आगे डिस्कस कर लेंगे, वो हो जाएगा। पुलकित बच्चा इंटीग्रेशन में नहीं कर सकता, मेरी बात सुनो, इसलिए नहीं कर सकता कि आपको उसको पढ़ना होगा, मतलब मैं तो कर दूंगा अभी। हाँ जी अनंत बताओ। सर वो इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में इनकम्प्लीट नहीं है वो? कैसे बताओ? क्योंकि सर उसमें ये तो बताया नहीं कि उसको रिलीज कहाँ से करा है, बताया एल था, से ही करा है L/2 से। नहीं नहीं भाई बताया है, देखो ना ऊपर लिखा है, यहाँ देखो, अच्छा यहाँ ठीक लिखा है हुआ सर, देखो, ठीक है। नाउ द ब्लॉक इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट बाय डिस्टेंस एल एंड रिलीज्ड एट रेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, मेरी बात यहाँ पर ध्यान सुन लीजिए बाकी सारे लोग। स्प्रिंग से रिलेटेड बॉडी का मोशन जब होगा, स्प्रिंग से अटैच बॉडी के मोशन में आप नॉर्मल इक्वेशन काइनेमेटिक्स की कभी ना लगाइएगा, इस टाइप की इक्वेशंस कभी ना लगाइएगा, क्योंकि ये इक्वेशंस स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस में वर्क नहीं कर सकती हैं, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स बदलता रहता है। जैसे जैसे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा, स्प्रिंग की फोर्स बदलती चली जाएगी हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो इनके क्वेश्चंस करने के लिए आपको कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सोल्यूशन इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि एक बार फिर से इंटीग्रेशन पढ़ा जाए और फिर इन क्वेश्चंस को ट्राई किया जाए, क्योंकि ये टेम्परेरी सोल्यूशन होगा, और अगर आप पढ़ लेते हो तो वो परमानेंट सोल्यूशन होगा। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर वर्टिकल स्प्रिंग का एग्जांपल है। फर्स्ट केस में एक स्प्रिंग है जो कि नॉर्मल लेंथ है, ये नॉर्मल है, आप देख सकते हो कि वहां पर नीचे कोई मास नहीं है। उसके बाद उस स्प्रिंग में हम लोगों ने कोई मास m अटैच कर दिया, स्प्रिंग में हमने कोई मास m अटैच कर दिया। नहीं प्रियांश, इनिशियल पोजीशन का मतलब मैं बता दूं यहाँ पर कि वही जहां पर आपको कहा गया ना, इनिशियल का मतलब देखिए कहां पर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार फिर देख लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को फिर पढ़ लो। आप यहाँ पर पढ़ो, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इनिशियल का मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, ब्लॉक ऑफ मास m इज सैंडविच्ड बिटवीन द टू आइडियल स्प्रिंग्स। यहाँ पर उसके बाद नाउ द ब्लॉक इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट बाय द एल, तो ये इनिशियल है, उससे L/2 ले जाकर के शिफ्ट कर दिया उसको, और फिर वहां पर उसको छोड़ा है, उस पॉइंट पर ले जाकर रिलीज किया है। तो पहले L/2 ले गए, इनिशियल पॉइंट ये है, तो इससे L डिस्टेंस पे ले जाकर के जब ब्लॉक को छोड़ेंगे तो फिर ये लौट के वापस उसी पॉइंट पर आ जाएगा। और अब मुझे यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। पूरी क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से देखो आप। चलिए जी, इस क्वेश्चन में ये क्या है कि ये स्प्रिंग है, फिलहाल तो कोई मास है नहीं, फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हो कोई मास नहीं है। दूसरे वाले फिगर में इसके ऊपर एक मास m अटैच कर दिया है, और मास m अटैच करने के बाद ये पूछा जा रहा है कि ये स्प्रिंग कितनी इलोंगेट कर जाएगी, इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज कर जाएगी, यही क्वेश्चन है। मास m लगाने के बाद इसकी लेंथ कितनी बढ़ जाएगी, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ आइडियल स्प्रिंग जो कि इनिशियली रिलैक्स है। फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, कितना एक्सटेंड हो जाएगा ये, कहां तक चला जाएगा ये, स्प्रिंग कितनी लेंथ आगे बढ़ जाएगी, मतलब कितना वो एलोंगेट कर जाएगी, यही क्वेश्चन है मेरा। जी प्रणव, अभिज्ञान, हाँ प्रणव सही आंसर।
मैक्सिमम कितना होगा ये पूछ रहे हैं वो, कि मैक्सिमम कितना होगा। सो आप जरा ध्यान सुनना, सारे लोग ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। अरे अक्षांश, वो एक्स तो निकालना है, एक्स तो फिगर में दिया हुआ है, एक्चुअली एक्स जो फिगर में दिया है ना, यही निकालना है, मतलब आंसर एक्स नहीं है। एक्स तो मैंने लिखा हुआ है जानबूझ करके, ये आंसर नहीं है। तो सुनिएगा, क्वेश्चन सुनो तो पहले आप लोग। यहां पर जब मास अटैच कर दोगे तो हम ये मान के, क्योंकि हमने पहले से फिगर तैयार करी हुई थी ताकि हम लोग को थोड़ा जल्दी 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 क्वेश्चन कर पाए, कि हम यहां पर जब मास अटैच कर देंगे तो वो मास नीचे आएगा। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जब वो मास एक्स डिस्टेंस नीचे आ जाएगा तब उसके अंदर कोई वेलोसिटी v हो जाएगी। ये मैं मान के चल रहा हूं कि जब ये x नीचे आ जाएगा तो उसमें v वेलोसिटी हो जाएगी। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम क्या दिखाओगे, कौन कौन से फोर्स इस मास के ऊपर दिखाओगे आप इस टाइम पर, इस मास पर क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी, जरा उसकी उसकी डिस्कशन कर लो। इस टाइम पर जब वो x डिस्टेंस नीचे आ चुका है तो यहां पर इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगेंगे। तो सबसे पहले एक फोर्स ग्रेविटी की वजह से लगेगा mg, ग्रेविटी की फोर्स, और एक फोर्स स्प्रिंग की वजह से लगेगा ऊपर की तरफ kx। ये पहले दो बातें समझो आप, ये दो बातें बहुत ध्यान से सुनिए, जल्दीबाजी नहीं करनी है कोई। एक ग्रेविटी की फोर्स और एक k इंटू एक्स स्प्रिंग की फोर्स, ये दो फोर्सेस लगेंगी। मैं ये मानता हूं कि इस बॉडी में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a है, मैं ये मानता हूं कि इस बॉडी में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a है। तो यहां पर न्यूटन लॉ जब लगाओगे, न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन जो कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, रिजल्टेंट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और हमने ये माना है कि ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है और इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब आप मास को अटैच करोगे तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि ये नीचे की तरफ ही जाएगा, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। तो जब हम F इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन को यहाँ लिखना चाहेंगे, अगर हम लिखना चाहें कि F इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन यहाँ पर कैसे लिखी जाएगी, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी mg माइनस के एक्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन मैंने फिर बोला है क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग इन्वॉल्व हो चुकी है, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के बिगिनिंग में पढ़ा हुआ है वो तो काम करेगा नहीं, आपको कैलकुलस ही लगाना पड़ेगा। और कैलकुलस कैसे लगाएंगे, देखो पहले एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, g माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स कर देंगे, m से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दो। उसके बाद कैलकुलस के अंदर एक्सेलरेशन को सब्स्टिट्यूट करते हो v dv और डिवाइडेड बाय dx। तो जो डिवाइडेड बाय dx है वो हम राइट साइड पर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ g इंटू डी एक्स माइनस के अपॉन एम इंटू डी एक्स। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, तो इधर इंटीग्रेशन होगा, ये g इंटीग्रेशन से बाहर जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन में कांस्टेंट वैल्यूज को आप इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते हो, k अपॉन m कांस्टेंट है, ये भी इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हो। लिमिट कैसे रखोगे, तो जब यहां पर मास को अटैच किया होगा आपने, जब मास यहां लगाया होगा और जब मोशन स्टार्ट हुआ होगा तो उस समय तो वेलोसिटी जीरो रही होगी, जब आपने मास को लटका करके छोड़ा होगा तो वेलोसिटी जीरो रही होगी, और यहाँ जीरो। और फिर हमने क्या माना कि x डिस्टेंस नीचे जाने के बाद वेलोसिटी में v वैल्यू आई, x डिस्टेंस नीचे गए और वेलोसिटी v आई, तो यहाँ पर x मान लिया और यहाँ पर v मान लिया। अब कैलकुलस, अब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा वो देखिए, मतलब मैं इंटीग्रेशन नहीं करूंगा, फिर बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरा पार्ट नहीं है इसलिए मैं नहीं करूंगा, बट मैं वैसे बता दूं आपको, वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जी इंटू एक्स माइनस के अपॉन एम, और ये एक x मिसिंग है, सॉरी एक 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 एरर हो गई है यहाँ पर, ये dx के साथ में एक x मिसिंग हो गया है, ये वाला x भी तो आएगा ना, यहाँ पर एक x हमसे छूट गया वहां पर, एक्चुअली यहाँ पर x इंटू डी एक्स होगा, तो इससे ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आएगा, ये वाला x मिसिंग था। ये आपकी एक इक्वेशन बनी। मैं क्या कह रहा हूं, इस इक्वेशन को एक बार रीअरेंज करूं, कैसे, के एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना मैं जिस तरीके से रीअरेंज करने जा रहा हूं, के एक्स स्क्वायर माइनस
2mgx प्लस mv स्क्वायर। चेक करना क्या मैंने सही लिखा है इसको, क्या मेरा ये रीअरेंजमेंट सही है? kx स्क्वायर माइनस 2mgx प्लस mv स्क्वायर बराबर 0। इज इट राइट और रॉन्ग? मैंने इस पूरी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश की है। कंफर्म करो कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, ताकि मैं उसके आगे बढ़ूं। सही है? कंफर्म कर दें, उसके बाद आगे बढ़े जी। अब आप एक काम कर दीजिए, अब आप एक काम कर दो, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये x के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो गई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर का फैक्टर है ना इसके अंदर। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट्स लाने की कंडीशन बताइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स की कंडीशंस लगाइए। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट्स कब आएंगे? लगा सकते हो जी। मतलब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से सॉल्व करना है आपको, और कई सारे मेथड हैं। देखिए सुनिए, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो सुनना मेरी बात। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो बात सुनिएगा। इसमें दो बातें होंगी, इस मेथड में दो बातें होंगी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको एक चीज करनी है, सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पर वी स्क्वायर बाई टू है, लेफ्ट हैंड साइड वी स्क्वायर बाई टू, क्या ये कभी नेगेटिव वैल्यू आएगी? क्या वी स्क्वायर बाई टू की वैल्यू कभी नेगेटिव में जा सकती है? स्क्वायर है, न्यूमरेटर के अंदर स्क्वायर है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड कभी भी माइनस में नहीं जाने वाला। सुनो तो, अभी दो बातें बताऊंगा मैं यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड विल नेवर बी नेगेटिव वैल्यू, तो इस हिसाब से फिर राइट हैंड साइड कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में अगर इक्वल साइन लगा हुआ है, इक्वल साइन लगा है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल एक जैसा चीज होना चाहिए। तो जब लेफ्ट साइड हमेशा पॉजिटिव है तो राइट साइड भी तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि gx माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू टाइम्स ऑफ m, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। जीरो हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, स्क्वायर वैल्यू जीरो आ सकती है, माइनस में नहीं आ सकती। अब इसको इनइक्वलिटी सॉल्व करना आता है आपको। gx माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू एम अगर इतना है, तो इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए क्या ये कर सकते हैं कि gx इज मोर देन इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई टू एम? और मतलब मेरे ख्याल से अगर आप इनइक्वलिटी सॉल्व करना जानते हो तो आप ये देख सकते हो कि x लेस देन इक्वल टू 2mg डिवाइडेड बाई k होगा। मैंने कहा मैथमेटिक्स ज्यादा लगेगी। अब देख लीजिए, क्या ये सही है कि x लेस देन इक्वल टू 2mg बाई k आएगा? अनंत सब लगा सकते हो बेटा। देखो मैथ वाले में ना, पहले आप ये देखो, ये चीज मैंने सही लिखी है, इनइक्वलिटी को सही तरीके से सॉल्व किया है मैंने, या कुछ हमारी तरफ से गलती हुई है, तो हम उसको सही करें। क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा है मैंने प्रॉपरली? मेरी मैथ सही है या नहीं है? देखो, x लेस देन इक्वल टू 2mg बाई k आ रहा है, तो मैक्सिमम कितना हुआ फिर? मैक्सिमम कितना हुआ? अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2mg बाई k है, तो फिर मैक्सिमम कितना हुआ उसका आंसर? क्या बोलोगे? अगर वो 2mg बाई k से छोटा है या फिर 2mg बाई k के बराबर है, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x विल बी 2mg बाई k। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x विल बी 2mg बाई k, और यही मेरा क्वेश्चन था। मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या बनेगा? आंसर होगा 2mg बाई k। एक और बात समझिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक और बात समझो। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव करिए फॉर द रियल रूट्स, जरा देखो उससे क्या बनता है। एक बार मुझे करके बताना क्या बनेगा। डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव कर दो जरा, इसके डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव करिए, अदरवाइज इसके इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, और एक फिजिकल सिचुएशन में इमेजिनरी रूट्स नहीं आ सकते। ये एक रियल इवेंट है, रियल इवेंट में इमेजिनरी आंसर कभी नहीं आना चाहिए। तो अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करते हो तो क्या बनता है, देखिए। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करने से क्या रिजल्ट बनेगा वो चेक करूं। बी स्क्वायर यानी कि 2mg का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि k, और यहां पर mv स्क्वायर, दिस शुड बी पॉजिटिव वैल्यू।
दिस शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू। मैं कह रहा हूं आपसे, क्या इससे कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा क्या कि v लेस देन और इक्वल टू, मतलब देखो मैं पूरा एक बार सॉल्व कर देते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक बार मैं पूरा कर देता हूँ। यहाँ पर 4 लेफ्ट साइड पर m स्क्वायर g स्क्वायर माइनस 4m के v स्क्वायर इज पॉजिटिव। इसमें से एक m निकाल सकते हो, एक m हटा सकते हो, इसमें से 4 को हटा सकते हो, है ना, ये सब हट जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको एक आंसर और मिल जाएगा कि v इज लेस देन इक्वल टू g स्क्वायर रूट ऑफ m बाय k। सही है या गलत है? देखो सही है या गलत है, देखिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करके। तो इससे जानते हो क्या मालूम चल रहा है, हालांकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था आपसे, मैं वैसे डिस्कस कर रहा हूं। इससे ये मालूम चल रहा है कि इस ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड जो हो सकती है, इस ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड वो g इंटू रूट ऑफ m बाई के हो सकती है। इससे ज्यादा स्पीड पर ये ब्लॉक कभी नहीं जाएगा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक। हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। जी प्रणव, उससे भी आ जाएगा। मैं अपनी तरफ से सॉल्व करके डिस्कस कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, कि दो चीजें निकाल सकते हो, मैक्सिमम एलोंगेशन निकाल सकते हो, मैक्सिमम स्पीड भी निकाल सकते हो। जी शिवांश, देखो हर क्वेश्चन में नहीं वैलिड होगा, इनको कोई फॉर्मूला ना मानो, मैं फिर कह रहा हूँ इनको ना क्वेश्चन ही रहने दो। जी अनंत बताओ। सर वो डिस्क्रिमिनेंट वाले से अगर करेंगे तो पहले v max निकालेंगे और फिर उससे x max निकालेंगे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना है। एक्चुअली ये मैंने इसलिए डिस्कस कर दिया है कि मैंने तो आपसे नहीं पूछा यहाँ पर, बट हो सकता है ना कि किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आएगी। तो मैं फ्यूचर में किसी और क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी को देखते हुए मैंने डिस्कस कर दिया यहाँ पर कि ऐसा, अब आप ऐसा ना हो कि मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाए तो आप ये सोचो कि कोई नया मेथड आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों ही कैलकुलेट करने का एक कॉमन वर्किंग है। मतलब एक स्टेप तक तो आपको आना पड़ेगा, यहां तक तो आपको आना ही पड़ेगा, है ना, यहां तक की वर्किंग कॉमन है, चाहे आप मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना चाहते हो, चाहे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना चाहते हो। इसके बाद रास्ते अलग हो जाते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए डिस्क्रिमिनेंट का लॉजिक लगा दिया, और मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए लॉजिक ये लगा दिया कि v स्क्वायर बाई 2 नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ओके सर, समझ गए ना? ठीक है तो सर, थैंक यू सर। हाँ, कॉमन वर्किंग है, दो क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, इस वजह से मैंने ऐसा किया है, बस और कोई रीजन नहीं है मेरा इस क्वेश्चन को ऐसे डिस्कस करने का। फिलहाल मेरा आपसे एक वार्निंग मैसेज है। वार्निंग मैसेज का मतलब मेरी एक एडवाइस है, क्योंकि मेरे इतना करने के बावजूद आप सुधरोगे नहीं और आप ये गलतियां फिर करोगे, 100% करोगे न्यूमेरिकल लगाते वक्त। स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो आप ये मान के चलिए कि आपको कैलकुलस आनी चाहिए। पुलकित बच्चा, ये वन डायमेंशन का कंसेप्ट है यार, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं यही समझा रहा हूँ। दो बातें आप समझो, मोशन इन वन डायमेंशन ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन। जी देव, निकाल सकते हैं, हाईएस्ट वेलोसिटी किस पॉइंट पर होगी वो निकाल सकते हो, वो mg बाई के पर आएगी। हाईएस्ट वेलोसिटी mg बाई के पर आएगी, मतलब मैक्सिमम एक्सटेंशन के हाफ पॉइंट पर आएगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन के हाफ पॉइंट पर। आप ये गलती कभी ना करिएगा, मेरी एडवाइस सुन लो भाई, आप लोग मेरी एडवाइस सुन लीजिए। मैक्सिमम सॉरी स्प्रिंग से रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो आप ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि बिना कैलकुलस के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या फिर कैलकुलस या आगे चल करके एक और मेथड मिलेगा आपको mg। जी आस्था करेंगे, और मेरे एग्जांपल्स इसीलिए मैंने सेलेक्टिवली लिए हैं आपको। ये लास्ट एग्जांपल है स्प्रिंग का, स्प्रिंग का लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद हम लोग वेट पे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल स्प्रिंग का ये आखिरी एग्जांपल देखिए। इसमें ये ए से बी तक की एक स्प्रिंग है जो 0.75 मीटर की स्प्रिंग है, उसका कांस्टेंट 3 न्यूटन पर मीटर इधर दे रखा है आपको। स्प्रिंग की स्टिफनेस 3 न्यूटन पर मीटर और उसकी अनस्ट्रेस्ड लेंथ 0.75 मीटर है, मतलब नॉर्मल लेंथ। कॉलर मतलब ये हो गया, बेसिकली ये ब्लॉक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है ए,
है ना, ये एक ब्लॉक है, ये कनेक्टेड है स्प्रिंग के साथ, और ये जो ब्लॉक है ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है। इसको जैसे ही छोड़ा ये डाउनवर्ड स्लिप कर गया, ये इस पोल पर, मतलब एक वर्टिकल पोल है उस पर ये ब्लॉक स्लिप करके नीचे आ गया, डाउनवर्ड स्लिप कर गया। स्लिप करने के बाद ये ब्लॉक यहां पर आ गया और स्प्रिंग से अटैच है, स्प्रिंग अभी भी अटैच है इसके साथ, ठीक है। और पूछा क्या गया है, इसकी एक्सेलरेशन और नॉर्मल फोर्स कितनी होगी एट द इंस्टेंट y इक्वल टू 1 मीटर। y ये है, मतलब जब ये 1 मीटर नीचे गिरेगा, 1 मीटर जब नीचे आ जाएगा, जब ये 1 मीटर नीचे की तरफ आ जाएगा, तो यहां पर इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा और इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। सुनिए, स्प्रिंग की लेंथ 0.75 मीटर है, यहां पर ये लेंथ 0.75 मीटर है और ये ब्लॉक 1 मीटर नीचे आ रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप ये निकाल सकते हो कि ये स्प्रिंग की लेंथ कितनी बनेगी, नई लेंथ निकाल सकते हो। ये वाली जो स्लैंटेड स्प्रिंग है, क्या उसकी लेंथ कैलकुलेट हो सकती है। हॉरिजेंटल वाले पोर्शन में, हॉरिजेंटल वाला पोर्शन 0.75 मीटर का है, 1 मीटर स्प्रिंग नीचे गिर गई, तो ये जो स्लैंटेड से दिखाया गया है स्प्रिंग, क्या ये लेंथ कैलकुलेट हो पाएगी पाइथागोरस थ्योरम से लगा के देखो, और कितनी आएगी। अगर हो जाएगी तो कितनी आएगी, हो तो जाएगी बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो फिर उस हिसाब से ये लेंथ बनेगा कितना। तो ये लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप कर सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर और प्लस 0.74 मतलब 3/4 का स्क्वायर, है ना, इतना कर सकते हो। और मेरे ख्याल से अगर आप सही से कैलकुलेट करेंगे, इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे, बिना किसी मिस्टेक के कैलकुलेट करो, तो कुछ लोगों ने आंसर दिया है 1.25 मीटर। ये लेंथ 1.25 मीटर आ रही है। टंडन यार 1.5625 नहीं आ रहा, 1.25 शायद एग्जैक्ट आंसर आ रहा है इसका। 1.25 मीटर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है ना। अभी देखो एक बात बताओ, ये स्प्रिंग ओरिजिनली कितने लेंथ की थी। इस स्प्रिंग की यहां पर लेंथ थी 0.75, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ 0.75, और अब उस स्प्रिंग की लेंथ 1.25 है। 0.75 से 1.25 हो गई वो, तो कितना स्ट्रेच हुआ वो, ये बताओ, स्ट्रेच कितना हुआ उसमें, उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है, जरा ये बताएंगे आप। 0.75 मीटर से उस स्प्रिंग की लेंथ अगर 1.25 मीटर हो जाती है, तो उसमें स्ट्रेच कितना है। आंसर है 0.5 मीटर। और यही से आपको स्प्रिंग का फोर्स मिलेगा, इसी से आप फोर्स बाय स्प्रिंग कैलकुलेट करेंगे। फोर्स बाय स्प्रिंग निकालने के लिए इसी को हम यूज करते हैं हुक्स लॉ के हिसाब से। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय x जब करते हो ना, तो ये x बेसिकली ये स्ट्रेच है, 0.5 मीटर का स्ट्रेच। तो कितना फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग, जरा देखिए स्प्रिंग की फोर्स कितनी लगेगी। कांस्टेंट k आपको दिया गया है 3 और x की वैल्यू है 0.5 मीटर में, यानी कि स्प्रिंग 1.5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, 1.5 न्यूटन। अब किधर लगा रहा है, ये फोर्स लगेगा कौन सी डायरेक्शन में। हुक्स लॉ से आपको ये तो मालूम चल जाएगा कि स्प्रिंग फोर्स कितना है, लेकिन किधर है, डायरेक्शन क्या होगी इसकी। तो डायरेक्शन के लिए ये स्प्रिंग का नेचर आओ, स्प्रिंग स्ट्रेच है, ज्यादा हो चुकी है लेंथ, तो ये स्प्रिंग अपनी लेंथ को वापस पाना चाहेगी, मतलब ये चाहेगी कि मैं वापस 0.75 मीटर की हो जाऊं। और ऐसा करने के लिए ये स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा अपनी लेंथ को 0.75 मीटर करने के लिए, अपनी फोर्स जब लगाएगा तो ये इस तरफ लगाएगा, दिखा रहा हूं आपको, डायरेक्शन बना के दिखाता हूं, अंदर की तरफ, टुवर्ड्स स्प्रिंग, इनटू द स्प्रिंग, स्प्रिंग को अंदर की तरफ, अपवर्ड नहीं होगा ये। जी प्रणव बताओ। सर ये जो कॉलर है सर, ये रिंग टाइप की चीज है। ये रिंग टाइप की, हाँ हाँ रिंग टाइप की। ओके सर। हाँ। बच्चा स्प्रिंग फोर्स के डायरेक्शन को ध्यान देना है, स्प्रिंग फोर्स
स्प्रिंग का फोर्स हमेशा ही स्प्रिंग के अलोंग रहेगा, ऑलवेज अलोंग स्प्रिंग, और अपनी लेंथ को पाने के लिए वो स्प्रिंग इस कोलर को अपनी तरफ खींचेगी, अपनी तरफ, ताकि वो स्प्रिंग छोटी हो जाए, 0.75 मीटर की हो जाए। जी अभिज्ञान, इतना हो गया। अब आते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करने पे आ जाओ। अब हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, इतना ही ध्यान रखना है तुमको। स्प्रिंग फोर्स इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, कैलकुलस की वजह से थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आपको आ सकती है, कैलकुलस की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो भी अगर आपने पढ़ रखा है तो दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं जरा फोर्सेस को दिखाते हैं, मैं एक अलग डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। इस डायरेक्शन में स्प्रिंग का फोर्स लगेगा, ग्रेविटी की फोर्स नीचे लगेगी, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, किस तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू किस तरफ होगी, ये ध्यान देने वाली बात है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस साइड होगा। मैं आपको समझाता हूँ किस तरफ होगा। मैंने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अभी ड्रॉ नहीं की है, जानबूझ के ड्रॉ नहीं की है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मैं बाद में दिखाऊंगा उसको। तो पहले mg दिखा दो। स्प्रिंग वाली फोर्स 1.5 न्यूटन की थी, 1.5 न्यूटन की स्प्रिंग फोर्स है जी। अभी थीटा निकालते हैं बच्चा, थीटा बीटा निकाल देंगे अभी, अभी वो एंगल पर रहने दो। अभी हम सिर्फ बहुत फंडामेंटल पॉइंट पे चल रहे हैं। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा तो आप वैसे निकालो, ट्रिग्नोमेट्री से निकालो ना। ये एंगल थीटा तो निकाल सकते हो भाई, आपके पास एक राइट एंगल बन रहा है ट्रायंगल, तो थीटा तो निकल जाएगा ना। ये 0.75 है, ये 1.25 है, और ये एंगल थीटा है, तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू मेरे ख्याल से 3/5 आ रही है। साइन थीटा 3/5 आ रहा है, तो थीटा बीटा तो मैथमेटिकल पोर्शन में बच्चा वो निकल जाएगा, है ना। कॉस थीटा 4/5 आ जाएगा, है ना, वो सब आ जाएगा, वो तो मैथ है। कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 आ जाएगी। चलिए वो सब तो आ जाएगा। नॉर्मल फोर्स किधर होगा मुझे ये बताना है। तो उसके पहले एक काम कर लें यार, हम ना स्प्रिंग फोर्स को जरा रिजॉल्व कर लेते हैं। स्प्रिंग फोर्स के कंपोनेंट करूं, स्प्रिंग वाली फोर्स के कंपोनेंट कर लें पहले। तो स्प्रिंग फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा 1.5 इंटू कॉस थीटा, और स्प्रिंग फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा 1.5 इंटू साइन थीटा। ये इसके कंपोनेंट है। बॉडी का मोशन किस तरफ हो रहा है ये ध्यान दो। ये बॉडी किस तरफ मूव कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है इसके अंदर। तो ये बॉडी डाउनवर्ड मोशन कर रही है, इसका जो मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब इसका हॉरिजेंटली कोई मोशन नहीं है। ये कोलर ना तो राइट जा रहा ना तो लेफ्ट जा रहा, ये नीचे आ रहा, वर्टिकल आ रहा है। ये राइट और लेफ्ट साइड पर मोशन नहीं कर रहा, ना तो ये राइट साइड शिफ्ट हुआ है ना तो ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है, डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है। तो अगर ये राइट और लेफ्ट दोनों तरफ नहीं जा रहा, तो इसका मतलब राइट और लेफ्ट साइड की फोर्स बैलेंस होनी चाहिए। तो ये जो स्प्रिंग का फोर्स आप राइट साइड की तरफ देख रहे हो, कौन बैलेंस कर रहा होगा इसको, क्योंकि अगर इसको बैलेंस नहीं करोगे आप तो ये कोलर राइट साइड पर भी जाना चाहिए था। फिगर के हिसाब से साफ साफ दिख रहा है कि वो वर्टिकल मोशन कर रहा है। तो बैलेंस कौन करेगा इसको, इसका मतलब स्प्रिंग के इस कंपोनेंट का कोई ना कोई तो बैलेंस करेगा इसका, राइट। और बैलेंस करने की फोर्स कौन सी बची है, जिस फोर्स को मैंने अभी छोड़ रखा था, जिस फोर्स को मैंने अभी ड्रॉ ही नहीं किया था, इंटेंशनली ड्रॉ नहीं किया था। तो अब आप कह सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसमें लेफ्ट साइड की तरफ होगा, और वो इसके स्प्रिंग वाले कंपोनेंट को बैलेंस करेगा। बैलेंस यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू 1.5 और साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, यानी कि 0.9 हो गया मेरे ख्याल से। 0.3 और 3, 0.9 न्यूटन। ये न्यूटन यूनिट वाला है। जी को 10 मानेंगे विज्ञान। और एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए उसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ वाली इक्वेशन पे आओ, m इंटू ए, ठीक है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो आप क्या लिखोगे इक्वेशन में, mg माइनस ऊपर जो स्प्रिंग वाली फोर्स है 1.5 और कॉस थीटा यानी कि 4/5 वर्टिकल डायरेक्शन के लिए जहां वो एक्सेलरेट हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन जहां वो एक्सेलरेट हो रहा है, और मास 2 किलोग्राम दे रखा है। तो ये 2 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10 यानी कि 20 माइनस 1.2 आई थिंक, और ये 2 इंटू ए।
अब आप देख लो इसके थ्रू एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू बनती है। इसके थ्रू एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू बनती है वो चेक कर लीजिए, कितना एक्सेलरेशन इस मास के अंदर है। 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, ये इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं स्प्रिंग के। इस तरीके से आपको स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। भैया तो डेंसिटी तो मटेरियल पे ही डिपेंड करेगी ना यार शिवांश, तो मटेरियल बोलने में डेंसिटी ऑटोमेटिकली आ गई, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है मतलब डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है बच्चा, चलो अभी इसको एंड कर रहे हैं, लेकिन अभी एक मैसेज है आपके लिए। मैं अभी अराउंड 15-20 मिनट की क्लास लेनी है मेरे को अभी, तो मैं अभी आप ब्रेक ले लो 15 मिनट्स का, या तो 8:45 थोड़ा सा लंबा ब्रेक कर लीजिए, 8:45 पर आप वापस आओगे, क्योंकि मेरे को ना अभी कुछ टॉपिक्स और कंप्लीट करने हैं, मेरे को आज ये लेक्चर ओवर करना है, ये जो वेट वाला कंसेप्ट है ये फिनिश करना है। ठीक है, ये से कुछ टॉपिक्स हैं मेरे पास, ये फिनिश करने हैं मेरे को, और ये 15 से 20 मिनट्स के पार्ट पे लगेंगे, तो आज मैनेज करना होगा आपको, अदरवाइज फिर ये रह जाएगा। ठीक है जी, तो आप 8:45 आ जाओ, थोड़ा सा रिफ्रेश होकर के फिर आराम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी एंड कर रहे हैं इसको।